हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और हमारी कल बात चल रही थी इसी में विश्व के भूगोल की। अब विश्व के भूगोल में लास्ट में हमने जो देखा था, तो लास्ट में हमारी बात आई थी अपसौर, उपसौर, उपभू और अपभू। जैसे उपसौर की घटना हमारी 3 जनवरी को थी, अपसौर की घटना हमारी 4 जुलाई को थी। उपभू चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, अपभू चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। और इसी में बताया था चीज़ की युति व्युति, यानी जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक रेखीय हों। युति का अर्थ होता है सूर्य ग्रहण और व्युति का अर्थ होता है चंद्र ग्रहण। अब इसी के आगे हमारी बात आती है, इसी के आगे हमारे हैं ग्रहों के प्रकार। अब ग्रह अगर देखा जाए 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक पार्थिव या एक होते हैं बाह्य या जोवियन। जैसे अगर हमारा सूरज है, तो सूरज के बाद में अगर हम देखें हमारा ग्रह की अगर बात करें, बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आता है हमारा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि और शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। अब सूर्य के अगर पास हैं तो स्टार्टिंग वाले हमारे 4 ग्रह और लास्ट वाले हमारे 4 ग्रह। सूर्य के पास हैं तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सूर्य से दूर हैं तो इनका टेम्परेचर कम होगा। और ये पृथ्वी के पास स्थित है, इसीलिए इनको बोलेंगे पार्थिव। और सूर्य के पास हैं इसीलिए इनका तापमान होगा अधिक। यानी आप ये भी कह सकते हैं सूर्य के निकट और अधिक तापमान वाले ग्रह। जैसे स्टार्टिंग के 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाद वाले हमारे जो सूर्य से दूर हैं इनका तापमान कम है, जैसे कि हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें जोवियन बोलते हैं क्योंकि बृहस्पति ग्रह अगर देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह को यहाँ पर जो बोलते हैं वो बोलते हैं जोवियन। और बृहस्पति के नाम पर ही इनका नाम पड़ गया है जोवियन या बाह्य ग्रह। और ये सूर्य से दूर होते हैं और कम तापमान वाले होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट आता है इसी में सूर्य से दूरी के क्रम में। अब सूर्य से दूरी के क्रम में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूरी के क्रम में अगर देखा जाए, जैसे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये आपके क्रम से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। अगर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह कौन सा है, तो चौथा ग्रह अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा ग्रह हो गया मंगल। अगर पूछ रहा है सूर्य से दूरी के क्रम में छठा ग्रह, तो छठा ग्रह हो जाएगा आपका शनि। तो आपको दूरी में नंबर ज़रूर याद रखना है कि सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो इनका नंबर कौन सा है। तो जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी सूर्य से दूरी क्रम में तीसरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है आकार के बढ़ते क्रम में। अब आकार के बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है और बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है। अब यहाँ से भी कई बार नंबरिंग आती है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। और अगर बात आती है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है शनि, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण, चौथा सबसे बड़ा है वरुण। तो इस तरह से अगर देखा, पृथ्वी हमारा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर हम छोटे से शुरुआत करें कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, दूसरा सबसे छोटा मंगल और तीसरा सबसे छोटा शुक्र, और पृथ्वी अगर देखा चौथा सबसे छोटा। तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा है और चौथा सबसे छोटा है। तो ये दोनों ही तरफ से आपको इनके नंबर याद रखने हैं कि आकार के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्रहों को आरोही क्रम में लगाएं या फिर अगर देखा जाए ग्रहों को अवरोही क्रम में लगाएं। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, इनका क्रम और इनकी दूरी दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और छोटा बुध। अब आजकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पार्थिव में, पार्थिव और जोवियन में। तो पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा, यानी इन 4 में अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो था वो था पृथ्वी और सबसे छोटा था बुध। तो पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा पृथ्वी और सबसे छोटा बुध। जोवियन ग्रहों में अगर हम बात करें तो जोवियन ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा वरुण। सौरमंडल का सबसे आंतरिक ग्रह बुध और सबसे बाह्य ग्रह वरुण, जैसे यहाँ हमने देखा बुध और वरुण। अब सेम यहाँ से भी आता है कि पार्थिव ग्रहों में और जोवियन ग्रहों में। पार्थिव ग्रहों में सबसे आंतरिक बुध और सबसे बाह्य मंगल, यहाँ हम देखेंगे बुध और मंगल। जोवियन ग्रहों में सबसे आंतरिक बृहस्पति और बाह्य वरुण, यहाँ देखेंगे बृहस्पति और यहाँ देखेंगे वरुण। ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति, सबसे छोटा डीमोस मंगल का। और अगर हम बात करें सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो सबसे अधिक उपग्रह हैं शनि के 145।
बुध, अब हमारे ग्रहों की बात आती है तो सबसे पहला है बुध। बुध में अगर देखा जाए, बुध का ना तो कोई उपग्रह है और ना ही अगर देखा जाए यहाँ पर वायुमंडल है, तो उपग्रह और वायुमंडल दोनों का ही अभाव है। सबसे कम टाइम में परिक्रमा लगाता है, लगभग ये 88 दिन में परिक्रमा लगाता है। दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है, जैसे दिन के समय अगर देखा जाए यहाँ का टेम्परेचर लगभग 450 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और रात के समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को बोला कि दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह पर है तो वो है बुध पर। नेक्स्ट आता है शुक्र। ये हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। देखिए बुध सबसे पास है, लेकिन फिर भी वो गर्म नहीं है, क्योंकि गर्म हमारा कौन सा है, शुक्र, क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 पाई जाती है और यहाँ SO2 के बादल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए SO2 के बादल भी आपको देखने को मिलते हैं। अब CO2 का क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मान लीजिए शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह के एनवायरनमेंट में यहाँ पे कहा जाता है कि 95% अगर देखा जाए CO2 है। अब जो सूरज से एनर्जी आती है उसको बोलते हैं सौर विकिरण, और सौर विकिरण जब किसी ग्रह पर आता है तो वो सौर विकिरण CO2 सौर विकिरण को आने देती है, लेकिन जब ग्रह का विकिरण वापस जाता है, जैसे हमारे पृथ्वी का विकिरण है, पार्थिव विकिरण, उसको वापस जाने नहीं देती। और यही विकिरण अगर देखा जाए पूरे ग्रह के चारों तरफ फैलता रहता है। इसी कारण अगर देखा जाए तो उस ग्रह का तापमान बढ़ता है। जैसे इस समय पृथ्वी पर भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो CO2 के कारण ही हो रही है। और शुक्र के वायुमंडल में 95% CO2 है। इसी कारण अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह पर लगातार गर्म होता जा रहा है, इसीलिए पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर 95% इसके वायुमंडल में CO2 का होना, और यहाँ SO2 के बादल भी मिलते हैं। और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा क्योंकि शाम को दिखाई देता है, और भोर का तारा यानी सुबह को दिखाई देता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि आकार, घनत्व आदि में ये पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, और यहाँ अगर देखा जाए सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, शुक्र तथा अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो शुक्र और अरुण दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इसी के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण हुआ है। नेक्स्ट आता है फिर पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है, पृथ्वी की आकृति है भूआब या जियोइड। और पृथ्वी कैसा ग्रह है, नीला ग्रह है। और अगर बात आती है पृथ्वी कौन से जोन में, गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जल है, और जल है तो इसका मतलब वहाँ पर जीवन है। तो सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में अगर किसी ग्रह पर जल है तो वो है पृथ्वी, और अगर बात आती है जल है तो वहाँ पर जीवन है, इसीलिए उसको बोल दिया गया है गोल्डीलॉक्स जोन। तो पृथ्वी एक गोल्डीलॉक्स जोन है जहाँ पे जीवन है। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, घूर्णन काल मतलब जो अपने अक्ष पर अगर देखा जाए वो घूमती है, तो अपने अक्ष पर अगर देखा जाए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये लगभग हमारा 24 घंटे के आसपास होता है। तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। परिक्रमण काल की अगर हम बात करें कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के अगर देखा जाए चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं परिक्रमण। और घूर्णन को अगर हम देखें तो इसको हम परिभ्रमण बोलते हैं। और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। अगर आप लास्ट की जो वैल्यू देखेंगे 5 घंटे 48 मिनट, अगर हम इसे 6 घंटे ले लें तो अगले 4 साल में अगर देखा जाए, 4 साल बाद अगर देखा जाए ये पूरा एक दिन हो जाता है, जिसको अगर देखा जाए हम बोलेंगे 24 घंटे। और ये हमारा जो एक दिन होता है तो उस 4 साल बाद ये एक दिन एक्स्ट्रा काउंट होता है, और उस साल होते हैं 366 दिन, यानी उस साल लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। और उस दिन अगर देखा है 29 फरवरी को क्या है, ऐड किया जाता है। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट परिक्रमण गति के कारण आया है। पृथ्वी पर भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और पृथ्वी के अलावा अगर देखा जाए ये हमारे अगर बात आती है 5 ग्रह हैं पृथ्वी सहित जिन पर आपके सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। शुक्र अभी हमने बात करी थी, पृथ्वी पर भी पाया जाता है, बृहस्पति पर भी पाया जाता है, शनि भी है और वरुण भी है। तो इन सभी पर आपके सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मंगल। मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह, और लाल ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, या अगर हम बोलें तो FeO2, तो आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी कारण मंगल का जो कलर है वो लाल कलर है। मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री तक झुका हुआ है, और इसी कारण यहाँ पर जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के समान अवधि वाले होते हैं। जैसे पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, वैसे ही मंगल ग्रह पर भी अगर देखा जाए
तो लगभग 12 घंटे के आसपास का ही दिन होता है, क्योंकि जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है वैसे ही ये 25 डिग्री झुका हुआ है। ओलंपस मोन्स यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और नेक्स्ट ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। तो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ओलंपिया कई बार पूछा गया है कि नेक्स्ट ओलंपिया क्या है। तो केवल आपको ये याद रखना है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत या एक पर्वत का नाम है, और ये पर्वत हमारा अगर देखा है मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति अगर देखा जाए हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, और दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी अगर कोई है तो बृहस्पति। इसके 95 उपग्रह हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे गैलीलियो ने इसकी खोज करी थी। इसे सादृश्य तारा भी कहते हैं या मास्टर ऑफ गॉड्स। मास्टर ऑफ गॉड्स की अगर हम बात करें, जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देवताओं के गुरु जो है वो कौन है? बृहस्पति। तो इसीलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड्स यानी भगवान का गुरु भी कहा जाता है। और सदृश्य तारा अगर हम बात करें कि ये हमें अगर देखा जाए एक तारे के समान दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सदृश्य तारा। 2011 में नासा ने एक मिशन भेजा था जूनो, और वो अगर देखा जाए 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा था। तो जूनो से ही निकल के आया जोबियन, और जोबियन का मतलब होता है बृहस्पति। आगे है हमारा नेक्स्ट शनि। शनि की खास बात क्या है कि शनि के चारों ओर अगर देखा जाए वलय पाए जाते हैं। जो छल्ले होते हैं शनि के, जो सैटर्न है तो इसके आसपास के जो छल्ले इसके वलय हैं, तो ये वलय अगर देखा जाए तो इसकी यही खासियत है। यह आंखों द्वारा देखा जा सकने वाला अंतिम ग्रह। जैसे हमारे आंखों से शुक्र भी दिखाई देगा, मंगल भी दिखाई देगा, बृहस्पति भी दिखाई देगा, और आपका शनि भी दिखाई देगा। तो ये चारों ग्रह हम आंखों द्वारा देख सकते हैं, और उन्हीं में अंतिम कौन सा है? शनि। शनि का सबसे पहले खोजा गया और सबसे बड़ा अगर कोई उपग्रह है तो वो है टाइटन। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसी का एक उपग्रह है फोबो, जो बाकी सभी उपग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। नेक्स्ट है अरुण। अरुण के जो खोजकर्ता थे वो थे विलियम हार्शल। इन्होंने इसकी खोज 1781 में की थी, और इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता के कारण इस ग्रह का रंग नीला व हरा होता है, क्योंकि इस पर मीथेन ज़्यादा है। और इस ग्रह का जो झुकाव है वो है 82.5 डिग्री, जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और यह अगर देखा जाए शुक्र के समान दक्षिणावर्त घूमता है। यानी अगर देखा जाए शुक्र और अरुण जो हैं वो हमारे अगर देखा जाए जो बाकी सारे ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, लेकिन शुक्र और अरुण जो घूमते हैं वो घूमते हैं पूर्व से पश्चिम, और उसी बात को बोला गया है दक्षिणावर्त घूर्णन। नेक्स्ट है हमारा वरुण। वरुण अगर देखा जाए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि ये सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है, और ये सूर्य की सबसे परिक्रमा जो लगाता है लगभग 165 वर्ष में लगाता है। इसके लिए ये कहा जाता है कि जब से इसकी खोज हुई है तब से लेके इसने अब तक अगर देखा है सूरज का एक चक्कर कंप्लीट किया है, और लगभग कहीं कहीं आपको 164 भी देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 165 या 164 दोनों ही आपके आंसर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है उपग्रहों की संख्या। बुध का 0 है, शुक्र का भी 0 है, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र की, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी का केवल एक है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। डीमोस हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के 95 हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है गैनीमेड, क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के 145 हैं, इसके सबसे अधिक उपग्रह, और इसका कौन सा है? टाइटन। और अरुण अगर देखा जाए तो इसके हमारे हैं 27, इसका है टाइटेनियम। और वरुण का अगर देखा जाए तो वरुण के हैं 14, इसका है ट्राइटन। देखिए टाइटन और ट्राइटन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ट्राइटन अगर देखा जाए, इसको ट्राइटन आपको याद रखना है कि वरुण का जो है वो ट्राइटन है और शनि का टाइटन है। तो कई बार टाइटन लिखा हुआ होता है तो टाइटन को लोग मिसप्रिंट समझ लेते हैं कि टाइटन होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो टाइटन वर्ड शनि के लिए है और ट्राइटन अगर देखा जाए वरुण के लिए है। तो दोनों हमारे अलग अलग हैं। नेक्स्ट है हमारा धूमकेतु या पुच्छल तारा या कॉमेट। तो धूमकेतु हमारे सौरमंडल में एक हमारा पुच्छल तारा है हैली, और ये हर 76 साल में अगर देखा जाए एक बार दिखाई देता है। और धूमकेतु की अगर बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है नाभि, एक होता है कोमा और एक होता है पूंछ। उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह की अगर हम बात करें तो उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह अगर देखा जाए मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और क्यूपर बेल्ट की अगर हम बात करें वरुण के बाद पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उल्कापिंड की पेटी कहाँ पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। और क्यूपर बेल्ट हमारे पूरे सौरमंडल के बाहर, यानी मतलब सौरमंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी वरुण के
बाद पाई जाती है। तो क्यूपर बेल्ट भी उल्कापिंड की पेटी है। लेकिन मंगल और बृहस्पति वाला ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो यही वाला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होंगी, एक तो वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाएगी और एक अगर देखा जाए सूरज का चक्कर लगाएगी। अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है तो उसको बोल रहे हैं घूर्णन या परिभ्रमण या दैनिक, और ये अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब इसके कुछ प्रभाव हैं, जैसे घूमती है तो दिन और रात का होना, क्योंकि जो हिस्सा सूरज के सामने पड़ गया वहाँ दिन और जो पीछे हो गया वहाँ रात। इसी के कारण हवाओं और धाराओं में परिवर्तन आता है, क्योंकि ये कोरियोलिस बल पैदा करती है। ज्वार और भाटा की आवृत्ति बढ़ती है या घटती है। सूर्य, चंद्रमा आदि का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, जैसे हम देखते हैं सूरज अगर देखा है पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज पृथ्वी के ओर घूम रहा है, जबकि हम अगर देखा जाए पृथ्वी अगर बात आती है तो वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। परिक्रमण या वार्षिक गति। परिक्रमण या वार्षिक गति अगर देखा जाए इसका मतलब हो गया सूर्य के चारों ओर घूमना, मतलब एक साल में एक चक्कर जो लगाती है, इसीलिए इसको बोला है वार्षिक। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन, कर्क रेखा मकर रेखा का निर्धारण, सूर्य की किरणें सीधी व तिरछी पड़ना, विषुव, उपसौर या अपसौर, ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात। अगर सूरज है तो सूरज के पास अगर हम देखें तो कुछ हमारा पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है। अब कभी तो अर्थ हमारी यहाँ होती है और कभी अगर देखा जाए अर्थ यहाँ होती है और कभी अर्थ यहाँ होती है और कभी अर्थ यहाँ होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आती है मकर रेखा। अब इस समय सूरज का जो प्रकाश पड़ता है वो मकर रेखा पर पड़ता है और यहाँ हमारी आती है ऊपर कर्क रेखा, तो इस समय जो प्रकाश पड़ता है वो पड़ता है कर्क रेखा पर। तो इसी कारण अगर ये दूर है तो कंडीशन आएगी उपसौर की, और अगर ये पास है तो ये आएगी कंडीशन उपसौर, और अगर दूर है तो अपसौर। तो दूर वाली कंडीशन अगर सूरज से दूर है तो इसको बोलेंगे यहाँ पर दूर वाली को अपसौर और पास वाली को उपसौर, और समान दूरी पर है, ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर, तो इसको बोलेंगे विषुव। अब इसी कारण कभी सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, कभी मकर रेखा पर पड़ती हैं, कभी 0 डिग्री पर पड़ती हैं, तो इसी को बोलते हैं सूर्य की किरणों का सीधा व तिरछा पड़ना और कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण। और इसीलिए अक्सर अगर देखा जाए तो मौसम में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है, और जब मौसम में परिवर्तन आता है तो दिन और रात हमारे यहाँ छोटे और बड़े देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत में हमारा अगर देखा जाए तो दिन और रात अलग तरह के से होते हैं, और अगर हम बात आती है 0 डिग्री पर अगर देखें भूमध्य रेखा पर तो वहाँ पर अलग समय के होते हैं। तो दिन रात छोटे बड़े होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण होता है, और ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात। क्योंकि अगर मान लीजिए ये कर्क रेखा पर चमक रहा है तो कर्क रेखा पर अगर चमक रहा है तो नॉर्थ पोल पर 6 माह का दिन होगा, और अगर ये मकर रेखा पर चमक रहा है तो साउथ पोल पर 6 माह का दिन होगा। तो उसी के आधार पर 6 माह दिन और 6 माह रात चलते हैं। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट बात कि विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो उत्तर अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट इसी में आता है कि प्रतिदिन अगर 4 बार अगर ज्वार आता है तो वो इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित साउथहैम्पटन की खाड़ी में आता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव हैं उत्तरी, जैसे हमारा अगर देखा जाए एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो इससे हमारे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव हैं। तो चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव कनाडा में है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर, दक्षिणी ध्रुव रॉस सागर में है अंटार्कटिक पर। हिग्स बोसान इसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है, यानी भगवान का अंश। सैरस अगर देखा जाए तो ये सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जिससे उल्कापिंड होते हैं या क्षुद्र ग्रह, तो उसमें सबसे चमकीला अगर कोई है तो वो है सैरस। नेक्स्ट आता है हमारा अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर की अगर हम बात करें तो अक्षांश और देशांतर अगर देखा है कि पृथ्वी पर आप कहीं भी स्थित हैं, तो पृथ्वी पर अगर आप कहीं भी स्थित हैं तो ग्राफ पर यानी आप कहीं मौजूद हैं किसी पॉइंट पर, तो आप कहीं ना कहीं ईस्ट में होंगे या वेस्ट में होंगे या नॉर्थ में होंगे या साउथ में होंगे। तो अगर हम भारत में हैं तो भारत भी अगर देखा है नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में, यानी पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर से होता है। अब 2 अक्षांश और 2 देशांतर, यानी जो 2 अक्षांश रेखाएं ये वाली और 2 देशांतर हमारी ये वाली, इनके बीच में ये जो बॉक्स बन के आएगा इसको बोलते हैं ग्रिड। और अक्षांश और देशांतर हमेशा जो उनका एंगल होगा, यानी ये एंगल हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, यानी समकोण पर काटेंगे। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जो हमारी विषुवत रेखा है, पृथ्वी पर विषुवत रेखा को हमने आधार मानकर
कोणीय दूरी मापी, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस टाइप से अगर देखा जाए हमारे, अगर हमने कोणीय दूरी माप ली तो इस दूरी को बोलेंगे अक्षांश, ये जितने भी पॉइंट मिलेंगे। और जो समान अक्षांश हैं, यानी इन्हें अगर हम समान अक्षांशों को मिला देंगे तो ये मिल जाएंगी हमें अक्षांश रेखाएं। ये सभी विषुवत रेखा के समानांतर होंगी। ये यहाँ पर 0 डिग्री वाली जो लाइन है, इसी के सारी लाइनें ये पैरेलल देखने को आपको मिलेंगी। तो यही सारी क्षैतिज रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं। प्रति 1 डिग्री अक्षांश दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर होती है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। यानी सबसे बड़ी भूमध्य रेखा है, फिर जैसे आप आगे गए और छोटी और छोटी और छोटी, और 90 डिग्री पर जाते हुए बिल्कुल ये क्या हो जाएगी? इसका जो अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या हो जाती है वो 0 हो जाती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, यानी जो दो अक्षांश हैं इनके मध्य की जो दूरी होती है वो कटिबंध कहलाती है। अब जैसे कुछ प्रमुख कटिबंध हैं, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री की अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए कर्क रेखा की बात चल रही है, तो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा के बीच का, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। यहाँ 23.5 डिग्री से अगर देखा जाए 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो उपोष्ण कटिबंध होता है, क्योंकि 23.5 हमने यहाँ ऐसे लिख लिया है, जबकि अगर हम एंगल में लिखते हैं तो 23.5 डिग्री हमारा कुछ ऐसा होता है, या फिर 23.5 डिग्री को हम 23.5 अगर देखा जाए तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो 5 भी अगर देखा जाए, फिलहाल हमने पढ़ने के हिसाब से यहाँ पे 5 लिख रखा है। तो 23.5 डिग्री से 45 डिग्री उपोष्ण कटिबंध, 45 डिग्री से 66.5 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुवीय कटिबंध। तो ये कुछ हमारे प्रमुख कटिबंध हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 90 डिग्री अक्षांश को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है, क्योंकि 90 वाला हमारा अगर देखा है यहाँ पे जो पॉइंट होता है, क्योंकि इधर चलेंगे 91 और इधर आएंगे तो 89, तो ये तो दोनों कोण होंगे, ये दोनों एक अक्षांश बनाएंगे, चाहे भले ही वो छोटा बनाए, लेकिन 90 वाला अगर देखा जाए केवल एक क्या है? पॉइंट है। तो इसी कारण अगर देखा जाए ये कोई एक वृत्त नहीं होता, तो इसीलिए बोला गया है 90 डिग्री अक्षांश को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। नेक्स्ट है प्रमुख अक्षांश रेखाएं। अब जैसे इसी में हमारा आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, तो इनके बारे में हम कल नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो इसमें हमारी भूमध्य रेखा या हमारा डोलड्रम या कर्क रेखा, मकर रेखा, या जितने भी हमारे अक्षांश आते हैं उन सभी की हम बात करेंगे। तो गाइस ये तो हमारा जो शॉर्ट नोट्स की वीडियोस हैं आप इसे देखिए, और अगर देखा जाए साथ के साथ ही नोट्स बनाते हुए चलिए। यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी हेल्पफुल है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।